आज का हमारा पहला अप्रोच है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी या फिर मार्क्सिस्ट अप्रोच। पहले मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो है वो मार्क्सिज्म से इंस्पायर्ड है, जो कि है कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी। कार्ल मार्क्स और उनके साथी फ्रेडरिक एंजल्स ने एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत सी थियोरीज बनाई हैं, जैसे कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो कार्ल मार्क्स की जो थियोरी है वो सोसाइटी को या फिर जो कुछ भी हमारे समाज में हो रहा है उसे सिर्फ एक एंगल से नहीं देखते, वो सोसाइटी और इकोनॉमी को दोनों को साथ में देखते हैं और वो सोशियो इकोनॉमिक जो रिलेशन है हर चीज़ में उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझने की कोशिश करते हैं। कार्ल मार्क्स की थ्योरी के ज़रिए क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया जाता है और क्लास स्ट्रगल किन दो क्लासेस के बीच में होती है। वो क्लास स्ट्रगल होती है हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स। ओके, हैव्स वो लोग हैं जिनके पास चीज़ें हैं और हैव नॉट्स हैं जो इन सब चीज़ों से दूर हैं, जिनके पास आसाइश नहीं है, जिनके पास मटेरियल, पैसा या फिर पोजीशन नहीं है। इन अदर वर्ड्स हैव्स को बुर्जुआसीज और हैव नॉट्स को प्रोलिटरेट भी मार्क्सिज्म में कहा जाता है, जो कि हम आगे डिटेल में देखेंगे। ये तो हो गई बेसिक मार्क्सिज्म क्या होता है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेकर। अगर हम इंडिया की बात करें मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है इंडिया में वो दो क्लासिक बुक्स के जरिए फैला। एक बुक थी रजनी पामेद दत्त की जो थी इंडिया टुडे, और सेकंड बुक है AR देसाई की जो कहलाती है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ओरिजिनली जो बुक थी वो लिखी गई थी लेफ्ट बुक क्लब इंग्लैंड में, और जो इंडिया टुडे और 1940 में पब्लिश हुई थी, लेकिन इंडिया में 1947 में इसे रिपब्लिश किया गया। और अगर हम AR देसाई के सोशल बैकग्राउंड की बात करें तो ये 1948 में इंडिया में पब्लिश की गई थी। तो अगर हम इन बुक्स की पब्लिकेशन ईयर्स को देखें ये हमारे मॉडर्न इंडिया के अंत के कुछ सालों में होते हैं, जब हमें आज़ादी मिलती है या जस्ट मिली होती है। क्या थे मार्क्सिस्ट अप्रोच हिस्ट्री को लेकर? ये लोग इम्पेरियलिस्ट और कॉलोनियल अप्रोच से कुछ बातों पर अग्री नहीं करते थे। जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे वो क्लियरली दे सी द प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ कॉलोनियल मास्टर्स। कौन है कॉलोनियल मास्टर्स? तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिशर्स एंड द सब्जेक्ट। हु आर द सब्जेक्ट? अस द इंडियंस, एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ नेशन मेकिंग। ये जो थे, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी थी वो इस चीज़ में क्लियरली डिफरेंस देखती थी कि जो हमारे मास्टर्स हैं सो कॉल्ड ब्रिटिशर्स वो, और हम जो सब्जेक्ट्स हैं इंडियंस, उनकी जो प्रजा है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है। साथ ही साथ वो नेशन इन द मेकिंग में भी बिलीव करते थे कि हमारा देश अभी बन रहा है। वो लोग नेशनलिस्ट के जरिए, जो हमारी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी, they also take full note of the inner contradictions between the different sections of the Indian society। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नेशनलिस्ट अप्रोच जो था वो कैसे बिलीव करता था कि एक भारत जो है, वन इंडिया जो है, कलेक्टिवली लड़ाई कर रहा है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। लेकिन जो मार्क्सिस्ट अप्रोच था उनका कहना था कि ऐसा नहीं था, डिफरेंट सेक्शंस थे और हमारी आपसी मुठभेड़ भी थी, इनर कॉन्ट्राडिक्शन। हम एक दूसरे में अंदर ही इंडिया में भी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस थे। और ये सारे पॉइंट जो है पर्टिकुलरली रजनी पामेद दत्त जो है उसे डिस्क्राइब करती हैं। और they believe that वो fully integrate the treatment of the primary anti-imperialist contradiction and the secondary inner contradictions and tended to counterchangeable the anti-imperialist struggle with class or social struggle।
ओके, नो नीड टू गेट वरीड अबाउट द सेंटेंसेस। जो फुल्ली इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट था किस चीज़ का, जो प्राइमरीली था एंटी इंपेरियलिस्ट, एंड जो सेकेंडरी था वो इंटर कॉन्ट्राडिक्शन। सी, मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या कहता है कि हमारे इंटर कॉन्ट्राडिक्शन थे जो नेशनलिस्ट अप्रोच नहीं मानता, लेकिन इन सब को करते करते वो लोग एक चीज़ को समझने से चूक गए, और वो ये था कि हाँ, हमारे समाज में इनर कॉन्ट्राडिक्शंस थे, लेकिन वो लोअर लेवल पे थे। अगर हम टॉप की बात करें तो वो था हमारा एंटी इम्पेरियलिस्ट, हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, यह हमारा टॉप प्रायोरिटी रहा। और हाँ, डाउन साइड बॉटम में हमारे इनर कॉन्ट्राडिक्शंस रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एंटी इम्पेरियलिस्ट नहीं थे, हम कॉलोनियल अप्रोच के खिलाफ लड़ नहीं रहे थे। सो ये जो काउंटर बैलेंस करने में वो चूक गए। They tend to see the national movement as a structured bourgeoisie movement. अब देखते हैं बुर्जुआसीज होते कौन है। सो बुर्जुआसीज जो बेसिकली, जैसे मैंने कहा, हैव्स, जिनके पास चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं? सो ये जो बुर्जुआसीज हैं ये इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, सोसाइटी में इनकी पोजीशन अच्छी होगी, और इनके पास कंट्रोल होगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, यानी ये चीज़ों को बनाने और बिगाड़ने में इनका कंट्रोल होगा। सो मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या बिलीव करता है कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट था ना, वो एक्चुअली एक मूवमेंट था जो बुर्जुआसीज ने शुरू किया था, और इसमें ऑल क्लास नहीं था। इसमें जो हमारे मजदूर तबके थे, हमारे जो प्रोलिटरेट थे, वो नहीं थे, हमारे हैव नॉट्स यहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये बस बुर्जुआसीज ने अपना एक मूवमेंट शुरू किया था। लेकिन अगेन ये बात गलत साबित होती है, क्योंकि हम जानते हैं जो भारत की फ्रीडम स्ट्रगल है, हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई है, वो एक ऑल क्लास स्ट्रगल थी, जिसमें हर क्लास, हर तबके, हर समुदाय के लोगों ने भाग लिया था। एक जो नोटेड मार्क्सिस्ट हैं, हिस्टोरियन हु मेड अ क्रिटिक ऑफ आरपी दत्त के पैराडिज्म के बारे में, वो है सुमित सरकार। सुमित सरकार लिखते हैं कि जो दत्त का पैराडिज्म है वो एक, या जो दत्त की थियोरी है, इन सिंपल वर्ड्स, वो एक सिंपलिस्टिक वर्जन है कार्ल मार्क्स के अप्रोच का, जो मार्क्सिस्ट क्लास अप्रोच की बात करते हैं। मार्क्सिज्म में हमें हर जगह एक टर्म मिलती है, वो है क्लास स्ट्रगल। इस अप्रोच के जरिए मार्क्सिज्म में माना जाता है कि प्रोलिटरेट और बुर्जुआसीज जो है कंटिन्यूसली एक दूसरे के खिलाफ एक क्लास स्ट्रगल में लगे हुए हैं, और प्रोलिटरेट जो है बुर्जुआसीज की जगह लेना चाहते हैं। तो ये है क्लास स्ट्रगल। सो जो दत्त का थ्योरी है वो मार्क्सिज्म के बारे में है, और वो क्लास अप्रोच के बारे में बात करता है। और वो कहते हैं कि जो हमारे नेशनल लीडर्स थे वो थे लाइट ऑफ इंटेलिजेंसिया में, उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि ये लोग जो है पैसिव सोशल फोर्सेस है, और ये जो लिटिल जो हमारे ऑर्गेनिक कनेक्शंस हैं नाकाम रहे। इनका मानना है कि जो हमारे लीडर्स थे मॉडर्न इंडिया में, जो हमारे लिए लड़ाई कर रहे थे, जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे, वो हमारे जो आम मासेस थे, जो हमारे ऑर्गेनिक एक्चुअल लोग थे, जो हमारा मजदूर तबका था, हमारे जो किसान थे, हमारे जो पेजेंट्स है, उनके साथ ऑर्गेनिक कनेक्शन बनाने में नाकाम रहे। ये मानना है मार्क्सिस्ट अप्रोच का। ऐसे ही AR देसाई जो हैं वो लिखते हैं कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट था वो 5 फेजेस में था, यानी 5 टुकड़ों में था, 5 लेवल में था, और हर एक तबके के, हर एक लेवल के साथ वो एक सोशल क्लास को अटैच करते हैं, और उनका कहना है कि उस लेवल को उस सोशल क्लास ने सपोर्ट किया और उसे सस्टेन किया और उसे बरकरार रखा। सो अगर हमें आसान लफ्ज़ों में समझना है कि मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्टोरियोग्राफी क्या था, तो ये अप्रोच था कि ये ऑल क्लास का मूवमेंट नहीं था, ये बुर्जुआसीज का मूवमेंट था। वो मानते हैं कि क्लास स्ट्रगल मौजूद थी बुर्जुआसीज और प्रोलिटरेट में, यानी हमारी अपर क्लास और अपर कास्ट, और हमारे हैव्स जिनके पास चीज़ें थी उनमें, और हैव नॉट्स में। ये मानते हैं कि ये एंटी इंपेरियलिस्ट से ज़्यादा हमारे इनर कॉन्ट्राडिक्शंस थे। ये था मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, जो कार्ल मार्क्स उसके मार्क्सिज्म के फाउंडर हैं, लेकिन भारत में 2 किताबों के ज़रिए शुरू हुआ, और डिफरेंट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड अप्रोच, जो कि है सबाल्टर्न अप्रोच।
अगर हम सबाल्टर्न अप्रोच की बात करते हैं तो इसके फाउंडर है एंटोनियो ग्राम्सी। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई रंजीत गुहा के जरिए। रंजीत गुहा जो है एक क्रिटिक थे एग्जिस्टिंग हिस्टोरियोग्राफी के। उनका कहना था कि उस वक्त की जो हिस्टोरियोग्राफी है, जो इतिहास लिखा जा रहा है, वो फॉल्टेड है, उसमें बहुत ही खामियां हैं। क्यों खामी है? क्योंकि वो इग्नोर कर रही है वॉइस ऑफ द पीपल, जो आम जनता है, जो हमारी मासेस है, जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। वो कहते हैं कि और ये शुरुआत से ही होता आ रहा है। तो सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी ने एक पोजीशन ली और उनका कहना था कि जो इंटायर ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी है वो जो है एलिटिस्ट है और वो बायस्ड है। अब सवाल उठता है कि एलिटिस्ट मतलब क्या, इलाइट कौन लोग होते हैं? सो इलाइट डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर है तो आप पॉलिटिकल इलाइट होंगे। अगर सोसाइटी में आपको हाई स्टैचर मिला है तो आप सोशोलॉजिकली एलाइट होंगे। अगर आप पैसे वाले हैं तो आप इकोनॉमिकली एलाइट होंगे। अगर आपने अंग्रेजी में एजुकेशन ली है मॉडर्न इंडिया के वक्त तो आप एजुकेशनली एलाइट होंगे। सो एलिटिज्म के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हो सकते हैं और वो और भी इसके अलावा भी कई टाइप्स हो सकती हैं। सो सबाल्टर्न का कहना था कि जो मॉडर्न इंडिया है वो एलिटिस्ट है और वो बायस्ड है और उसमें बहुत फॉल्ट्स हैं। सबाल्टर्न हिस्टोरियंस कहते थे कि जो बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन है इंडियन सोसाइटी में कॉलोनियल अप्रोच को लेकर, कॉलोनियल वक्त को लेकर, वो ब्रिटिशर्स वर्सेस इंडिया नहीं है। वो कहते थे कि सबसे बड़ी लड़ाई जो उस वक्त हो रही थी वो ब्रिटिशर्स वर्सेस इंडिया नहीं हो रही थी, वो एक्चुअली हो रही थी एलीट वर्सेस सबाल्टर्न। उनका कहना था कि जो बड़ी लड़ाई थी वो एलीट वर्सेस सबाल्टर्न थी, ना कि ब्रिटिश वर्सेस इंडियन उस वक्त। और सबाल्टर्न थ्योरी के हिसाब से जो एलीट है वो ज़रूरी नहीं सिर्फ ब्रिटिशर्स होंगे, वो बोथ हो सकते हैं, इंडियन एज वेल एज फॉरेन। और उनका कहना था जो सबाल्टर्न ग्रुप्स है ऑन द अदर हैंड्स, वो उनकी जो लड़ाई है वो कॉलोनियलिज्म से ज़्यादा जो है इलीट के खिलाफ है। जो सबाल्टर्न बिलीफ के लोग थे वो दे डिड नॉट सब्सक्राइब टू मार्क्सिस्ट थियोरी, वो मार्क्सिस्ट थियोरी के भी अपोज में थे। और उनका कहना था कि जो मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ द नेचर ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन बाय द नेशनलिस्ट मूवमेंट, they point out that the Indian society of the time could not be seen in terms of class alone, as capitalism in the country was just a nascent at the time. जैसे कि हमने देखा कि मार्क्सिस्ट अप्रोच कैपिटलिज्म की बात करता है, मार्क्सिस्ट अप्रोच इकोनॉमी की बात करता है और क्लास स्ट्रगल की बात करता है, लेकिन सबाल्टर्न अप्रोच इसके खिलाफ बोल रहा है और उसे क्रिटिसाइज कर रहा है। सबाल्टर्न का कहना है कि जो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है हम उसे सिर्फ क्लास स्ट्रगल या सिर्फ कैपिटलिज्म और पैसे के तौर पर नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा था, इसके अलावा बहुत से लोगों को इग्नोर किया जा रहा था। और कैपिटलिज्म तो नेसेंट था, यानी बहुत छोटा था, सिर्फ शुरुआत हुई थी भारत में उसकी। तो ये हमारी एक पॉइंट व्यू नहीं हो सकता, हमें और चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हमें उन सबाल्टर्न लोगों को देखना पड़ेगा जिन्हें एलीट बायस के ज़रिए इग्नोर किया गया। सबाल्टर्न टॉक्स अबाउट नेशनलिज्म ने एक्सप्लॉइट किया किस टर्म्स में, हमें हमारे कास्ट के ज़रिए, जेंडर के ज़रिए, हमारे धर्म के तौर पर, या फिर जो हमारे डिफरेंट समुदाय थे, हमारा जो क्रीड डिवीजन था, इन सब के ज़रिए इग्नोर किया गया। एंड इट टॉक्स अबाउट द इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस ऑल्सो विद इन द सोसाइटी, कि हाँ हमारे दरमियान इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस थे और जो हमारे मार्जिनलाइज थे उन्हें क्या कहना था किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। तो कौन है हमारे मार्जिनलाइज पीपल? ये हो सकते हैं किसान, मजदूर तबका, वो लोग जिसे सोसाइटी इग्नोर करता है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। ये जेंडर के तौर पर भी हो सकता है, फीमेल्स भी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का पार्ट है। ये सब हमारे सब आल्टर्न ग्रुप का हिस्सा है। They believe that the Indian people were never united in common anti-imperialist struggle.
जो सबाल्टन व्यू के लोग हैं वो मानते हैं कि कभी भी एक ग्रुप नहीं था, एक कॉमन ग्रुप नहीं था जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहा था, बल्कि वो मानते हैं कि ऐसे दो ग्रुप्स थे। एक ग्रुप था सबाल्टन खुद और एक ग्रुप था बोगस ग्रुप। अब ये बोगस ग्रुप में कौन लोग थे हम वो जानते हैं। देर वॉज नो सच एंटिटी एज इंडियन नेशनल मूवमेंट। वो कहते हैं कि इंडियन नेशनल एक कोई मूवमेंट ऐसा था ही नहीं। वो कहते हैं कि दो डिस्टिंक्ट मूवमेंट चल रहे थे, दो मूवमेंट स्ट्रीम एक साथ चल रही थी। एक तो था असली एंटी इम्पेरियलिस्ट, यानी असली वो मूवमेंट जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहा था, जो कि वो कहते हैं कि सबल्टन्स थे। और एक सेकंड था बोगस मूवमेंट, जो किसके जरिए लड़ा जा रहा था? इलाइट्स के जरिए, एलीट्स के जरिए। अब कौन थे ये एलीट्स? सबाल्टन मूवमेंट के हिसाब से ये लोग थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप। इनका कहना है कि जो आईएनसी लड़ाई कर रहा था इसमें सिर्फ एलीट लोग थे, एडुकेटेड, हाई क्लास, हाई कास्ट, मेल नॉर्मली। ये एक्चुअल मूवमेंट नहीं था, ये एक बोगस मूवमेंट था। और जो एक्चुअल मूवमेंट था वो कौन सा था? जो सबाल्टन्स के जरिए लड़ा जा रहा था। इनका कहना है सबाल्टन्स का कि बस ये एक चादर ओढ़े हुए थे, एक क्लोक ओढ़े हुए थे, ये बताने के लिए कि हम भारत के लिए लड़ रहे हैं, बट एक्चुअली वो लड़ रहे थे सत्ता के लिए, पावर के लिए। कौन लोग? इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप। ऐसा मानना है सबाल्टन हिस्टोरियोग्राफर्स का। बिपिन चंद्रा, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेखक हैं, उनका कहना है कि जो कुछ हिस्टोरियंस हैं उन्होंने लेट इनिशिएटेड अ न्यू ट्रेंड एंड वो डिस्क्राइब करते हैं कि इसके प्रोपोनेंट्स जो हैं सबाल्टन के, जो डिसमिस करते हैं सब पुरानी हिस्टोरिकल राइटिंग्स को। जैसे कि हमने देखा कि सबाल्टन्स कहते हैं कि पुरानी सारी हिस्टोरियोग्राफी बायस है क्योंकि उसमें हर तबके को शामिल नहीं किया गया है, इंक्लूडिंग दैट बेस्ड ऑन अ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। हम ये भी जानते हैं कि कैसे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के कैपिटलिस्ट अप्रोच को भी सबाल्टन्स खारिज करते हैं, और वो कहते हैं कि हर चीज़ एलीट हिस्टोरियोग्राफी है। एंड वो क्लेम करते हैं कि ये जो ओल्ड ब्लिंकर्ड पुरानी हिस्टोरियोग्राफी है उसे हम चेंज करके मास हिस्टोरियोग्राफी शुरू करेंगे, जिसे उन्होंने एक नया नाम दिया है जो है न्यू पीपल्स या फिर सबाल्टन अप्रोच। ये थे बिपिन चंद्र। आफ्टर मार्क्सिस्ट एंड सबाल्टन अप्रोच हमारे पास एक तीसरा अप्रोच आता है जो कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, दैट इज है कम्युनलिस्ट अप्रोच। कम्युनलिस्ट अप्रोच सिर्फ रिलीजन को मानकर चीज़ें देखता है और समझता है। और अगर हम देखें कि इनका रेफरेंस पॉइंट ऑफ स्टडी क्या है, वो कहाँ से अपने रिसोर्सेज लेते हैं, सो द हिस्टोरियंस ऑफ दिस स्कूल रिलाई कंप्लीटली, वो कंप्लीटली रिलाई करते हैं कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी पे, उस हिस्ट्री पर जो ब्रिटिशर्स लिख कर गए हैं, जो हम पर रूल करते थे वो जो लिख कर गए हैं। किस वक्त की हिस्ट्री को ये बहुत देखते हैं? मिडीवल इंडिया की हिस्ट्री को। और ये कॉलोनियल एरिया में जो टेक्स्ट बुक्स लिखी गई हैं उसे ही देखकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं। और इनका सबसे मेन पॉइंट क्या है कि ये हिंदू और मुस्लिम्स को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये बस परमानेंटली हॉस्टाइल है एक दूसरे के खिलाफ ये दोनों ग्रुप, और ये कभी भी एकजुट होकर कुछ काम नहीं कर सकते। ये बिलीव है कम्युनलिस्ट अप्रोच का। इनका मानना है कि दोनों ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट है वो इतने एक दूसरे से अलग है, इतने म्यूचुअली डिफरेंट है कि वो एक दूसरे के खिलाफ एंटागोनिस्टिक हो गए हैं, यानी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं और वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। इस व्यू के हिसाब से जो राइटिंग्स हैं वो नॉट ओनली रिफ्लेक्टेड इन द राइटिंग ऑफ द हिस्टोरियन बट ऑल्सो टुक अ मोर विरुलेंट फॉर्म इन द हैंड्स ऑफ हुम? कम्युनल पॉलिटिकल लीडर्स। और इस आग में जो घी डालने का काम किया है वो हमारे महान पॉलिटिकल लीडर्स ने किया है। हिंदू और मुस्लिम दो कम्युनिटीज़ के बीच में इतना ज़्यादा हेट्रेड डाल दिया गया, और उसके बहुत ही बड़ा श्रेय जाता है पॉलिटिकल लीडर्स को जिन्होंने कम्युनल आग और भड़काई। कम्युनलिस्ट अप्रोच के हिसाब से इंडिया की जो मिडीवल हिस्ट्री है
वो एक लॉन्ग स्टोरी है हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट की। वो पूरे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को एक छोटे से पैमाने पर लाकर छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि मिडिवल इंडियन हिस्ट्री कुछ नहीं है, बस हिंदू और मुस्लिम के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। इट वॉज देन आर्ग्यूड दैट जो 19वीं और 20वीं सेंचुरी में जो मुस्लिम्स थे वो बहुत ही खुश थे और बहुत ही प्राउड थे, क्योंकि वो फील करते थे, उनकी मेमोरी में जो था वो ये था कि वो एक वक्त बादशाह रहे हैं और वो रूलिंग क्लास में थे मिडिवल इंडिया में, इसलिए वो बहुत खुश थे। और ऑन द सेकेंड हैंड ये पिक्चर प्रेजेंट की जाती है कि जो हिंदूज थे 19वीं और 20वीं सदी के, वो बहुत ही सैड थे और वो बहुत ही ह्यूमिलिएटेड फील करते थे, क्योंकि उनकी मेमोरी में क्या था कि वो एक सब्जेक्ट रेस थे, वो एक सिर्फ एक प्रजा थे मिडिवल इंडिया में। ये जो आइडियोलॉजी है इसने अल्टीमेटली म्यूचुअल हेट्रेड फैला दिया दोनों कम्युनिटी में, दोनों समुदाय में इतनी नफरत डाल दी गई कि हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंटिन्यूसली रायट्स अब्रप्ट होने लगे ऑल ओवर इंडिया और यहाँ तक के विभाजन की स्थिति आ गई। 1947 में हमने देखा कि कैसे अर्स्टवाइल इंडिया दो टुकड़ों में बढ़ गया, दो नेशन बन गए, इंडिया और पाकिस्तान, जो कि एक बहुत ही दुखद वक्त था इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में। और अगर हम इसका कॉज देखने जाएं तो ये सब शुरू होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल से, जो कि 1905 में हुआ था और ये शुरू किया गया था ब्रिटिशर्स के जरिए। सीड्स बो दिए गए थे हेट्रेट के और कम्युनलिज्म के और वहां से शुरू हुआ और इसमें और उन्हें फायदा पहुंचाया कम्युनलिस्ट अप्रोच के लोगों ने। इन्होंने कम्युनलिस्ट हिस्ट्री पढ़ी और उनकी किताबें पढ़ी और ब्रिटिशर्स तो चाहते ही थे डिवाइड एंड रूल। उनका जो सबसे बड़ा फॉर्मूला था वो यही था कि हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड किया जाए और उन पर रूल किया जाए, और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए, क्योंकि हमने देखा कि 1947 में फाइनली हुआ क्या, हमारा पार्टीशन हो गया और आज भी उस हेट्रेट के सीड्स हमें दिखते हैं फ्रूट्स बेयर करते हुए। सो ये था कम्युनलिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। आज हमने 3 अप्रोचेस देखे, मार्क्सिस्ट, सबाल्टर्न